सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राय खान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वे भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 आप तक पहुंच गया है। इसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, कुछ चार्टर एक्ट और 1858 का अधिनियम और 1909 का आपके मार्लो मिंटो अधिनियम हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज जो हम लोग बात करेंगे वे 1919 के अधिनियम की बात करेंगे। देखिए, 1919 का जो अधिनियम रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। ये इसका नाम होता है, अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की हम लोग बात करें तो पिछले पार्टों में मैंने आपको समझाया है कि दो पद हैं यहां। एक पद भारत सचिव का पद है, भारत सचिव का, और दूसरा पद है वे है भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। देखिए मित्रों, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बहुत विस्तार समझाया है। भारत सचिव जो कि एक ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, भारत संबंधी मामले नामक एक विभाग होता था, उस विभाग के मंत्री को ही हमने सचिव बोला है। तो हम ये कहे भारत मंत्री या भारत सचिव तो बात एक ही है। और दूसरा एक पद हमारे पास में भारत का गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय का होता था। तो वे पदाधिकारी तब ब्रिटिश प्रांतों के लिए काम करता था तो वे गवर्नर जनरल कहलाता था, और वे अधिकारी तब देशी रियासतों के लिए काम करता था तो वे वायसराय कहलाता था। दोस्तों, ये जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं, अंग्रेज लोग जो कानून बना रहे हैं, ये कानून ब्रिटिश भारत के लिए बना रहे हैं, देशी रियासतों के लिए कोई कानून नहीं बना रहे। तो हम तब बात करेंगे ब्रिटिश भारत की, तो हमारे पास में जो पद आएगा वे आएगा गवर्नर जनरल का, यानी वायसराय का पद नहीं आएगा। तो हम बात करें चैम्सफोर्ड क्या हो गया, गवर्नर जनरल। तो भारत सचिव और गवर्नर जनरल दोनों एक अधिनियम बनाएंगे जिन्हें भारत शासन अधिनियम 1919 कहेंगे या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 कहेंगे। देखिए क्या हुआ कि ये जो भारत सचिव है, इन्होंने 20 अगस्त, कितने अगस्त, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एक घोषणा की। क्या की घोषणा, जिसे इतिहास में अगस्त घोषणा कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अगस्त घोषणा पत्र इसे कहते हैं। इस घोषणा के बाद में भारत सचिव यानी नंबर 1 हमने क्या लिखा है, मॉन्टेग्यू। दूसरा हमने भारत का गवर्नर जनरल, नाम क्या है, चैम्सफोर्ड। इनके द्वारा 1918 ईस्वी में एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों क्या, संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और उसी रिपोर्ट को हम लोग आगे जाके अधिनियम का दर्जा देंगे। यानी ये रिपोर्ट है, ये फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम बन जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 कहते हैं। दोस्तों, ये समझ में आ गया कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक भारत सचिव का नाम है और दूसरा गवर्नर जनरल का नाम है। यानी अब इस पे हम लोग जो विस्तार से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि 1919 का अधिनियम सिलेबस में होता है और यहां से बहुत सारे कई सवाल एग्जाम में आते हैं। 100% 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम से सवाल पूछा ही जाता है। तो बड़े स्तर पे काफी डीप में जाके मैं यहां चर्चा करूंगा। अब हमें ये देखना है कि 1919 का जो अधिनियम है उसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, उनकी मैं चर्चा करूंगा। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 हम लोग बात करें उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना।
नंबर 1 बराबर। देखिए, अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले अगर उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई तो इसी अधिनियम में कही गई। यानी इस अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना का जो शब्द इस्तेमाल किया, ये 1919 के अधिनियम में किया गया। अब आप कहेंगे साहब, उत्तरदायी शासन की स्थापना, अंग्रेज लोग तो ऐसी बात ही नहीं करते थे, फिर अचानक से इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कैसे कर दी? दोस्तों, इसके 2-3 कारण थे, उनकी मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं, क्योंकि यहां से काफी डीप में जाके सवाल बनते हैं। नंबर 1 कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी सहित भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था, तो इसके बदले में कुछ लालच देना था। नंबर 2 कि आपके जो 1914 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब होता है कि हमारा घर का कानून, कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे भारत का ही कानून चलना चाहिए, यानी हमारा घर का ही कानून चलना चाहिए, और हमारा घर क्या है? भारत। तो होम रूल आंदोलन चला, और कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें जो गरम दल और नरम दल थे, तो इनके बीच में समझौता हो गया। कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता हो गया। इसलिए अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हमें भारत के लिए अब कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान किया। प्रावधान कितने सफल होंगे एक अलग बात है, लेकिन एक थोड़ा संतोष मिल जाए भारतीयों को, तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो बात कही, ये इस अधिनियम में कही। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नंबर 2, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, द्विवेद शासन व्यवस्था। दोस्तों, शब्दों पे ध्यान रखना, मैंने केंद्र नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। अब देखिए, द्विवेद शासन व्यवस्था क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि 2 प्रकार का शासन। 2 प्रकार का शासन किस प्रकार से? देखिए, मैंने आपको ये समझाया था पार्ट नंबर 1 में कि हमारे पास में 2 पद अधिकारी हैं। एक पद अधिकारी वे जो केंद्र में है, और केंद्र में जो पद अधिकारी होगा वे गवर्नर जनरल, यानी आज का राष्ट्रपति का पद की तुलना करें तो उस समय कौन हो गया? गवर्नर जनरल। क्लियर? और दूसरा हम लोग बात करें प्रांत। प्रांतों में जो होगा वे कौन होगा? गवर्नर। मैंने समझाया आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया। दोस्तों, वहां समझ में आ गया, तो यहां कोई समस्या नहीं है कि सर केंद्र में कौन होगा? गवर्नर जनरल, और प्रांतों में कौन होगा? गवर्नर, जैसे कि आज राज्यपाल होता है। द्विवेद शासन व्यवस्था में क्या है कि जो विषय है उन विषयों को, कि एक तो केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय, यानी केंद्र को अलग बांट दिए और प्रांतों को अलग बांट दिए। कहने का मतलब गवर्नर जनरल और गवर्नर ने अपने कामों का बंटवारा कर लिया कि ये काम गवर्नर जनरल करेगा और ये काम गवर्नर करेगा। हमने क्या लिखा है? प्रांत। ध्यान देना, शब्दों पे जरूर ध्यान रखना आप लोग। हमने क्या लिखा है? प्रांत। इसका मतलब ये हुआ कि द्विवेद शासन व्यवस्था है जो कहां लागू कर रहे हैं? प्रांतों में। देखिए, गवर्नर ने क्या किया, अपने जो काम है अपने कामों को 2 भागों में बांट लिया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक जो काम है उन्हें कहेंगे आरक्षित विषय, समझना आप। और नंबर 2 स्थानांतरित विषय। एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए आपको पॉलिटी में। एक एक शब्द का मतलब, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखूंगा बोर्ड पर जिसका मतलब मैं आपको नहीं बताऊं। मतलब आना चाहिए आपको, फैक्ट जरूर याद होने चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चाहे हम कोई प्री एग्जाम दे, चाहे हम कोई मेंस एग्जाम दे, और चाहे कोई हम लोग ऑब्जेक्टिव जो भी कोई एग्जाम रहा हो, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। गवर्नर ने अपने कामों को 2 भागों में फिर बांट लिया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। ये जो बंटवारा है ये कहलाता है द्विवेद शासन व्यवस्था। गवर्नर ने अपने काम को 2 भागों में बांट लिया, प्रांतों में नहीं, इसलिए मैंने लिखा है, सॉरी, केंद्र में नहीं, प्रांतों में।
दो भागों में बांट लिया। ये कहा कि कुछ विषय हैं जिनको आरक्षित रख रहा हूं, यानी मैं खुद, मेरी जो कार्यकारिणी परिषद है, यानी हम किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इन कामों को हम लोग करेंगे, उत्तरदायी नहीं है। क्लियर। और स्थानांतरित विषय यानी कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जो जनता है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उन जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिए कि ये काम आप करना और ये काम मैं करूंगा, और इन कामों के प्रति हम लोग क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। यानी दो भागों में कामों को बंटवारा कर दिया। यानी ये काम है इन्हें मैं करूंगा, ये मेरे आरक्षित विषय हो गए, और ये काम है जिन्हें जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिया, और इनके प्रति हम उत्तरदायी हैं और इनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों, ये अंग्रेज लोग बहुत चालाक होते थे। इन्होंने बंटवारा तो कर दिया, लेकिन जो काम की बातें थी, जैसे कि पुलिस, न्याय, राजस्व और वित्त, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं, विभाग होते हैं, आज भी पुलिस से संबंधित, न्याय से संबंधित, राजस्व संबंधित और वित्त से संबंधित। पुलिस, न्याय, राजस्व और वित्त। दोस्तों, ऐसे कामों को आरक्षित विषयों में रखा गया। बाकी के जो छोटे मोटे काम थे उन्हें स्थानांतरित विषयों में रखा गया। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। यानी प्रांतों के जो विषय हैं, पहले गवर्नर जनरल और गवर्नर ने अपने कामों को दो भागों में बांटा, फिर गवर्नर ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, जब शब्द प्रांत आ रहा है तो गवर्नर, ध्यान रखना गवर्नर। 1935 के अधिनियम में हम प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करेंगे और इस द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू करेंगे। तो ये सभी बात उठ के कहां चली जाएंगी, गवर्नर जनरल में। यहां प्रांत लिखा है तो गवर्नर। तो पहले गवर्नर जनरल और गवर्नर ने अपने काम को बांट लिया, फिर गवर्नर ने अपने कामों को दो भागों में बांट लिया। एक वे विषय जो आरक्षित विषय है, खुद काम करेगा, और दूसरा जो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करवाएगा। तो ये स्थानांतरित विषय कहलाएंगे। देखिए, द्वैध शासन जो व्यवस्था है, इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं, इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, वे एक आदमी है लियोनियल या लियोनिस कार्टिस, और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है डायरकी। तो सबसे पहले द्वैध शासन व्यवस्था का जो उल्लेख किया है, वे लियोनिस कार्टिस एक विद्वान हुए हैं, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, डायरकी। क्लियर हुआ। तो ये प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। अब ध्यान रखना, ये तब मैं आपको 1935 का अधिनियम पढ़ाऊंगा, तो उस बात को यही क्लियर कर लें आप। 1935 का जो अधिनियम पढ़ाऊंगा, वे 1935 के अधिनियम में यहां जो प्रांत शब्द है, क्या है प्रांत शब्द, इसके हम लोग काटा मार देंगे और हम लिख देंगे केंद्र। यही समझ लेना। मैं ये बोलूंगा कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके इसे केंद्र में लागू किया गया। तो ये जो सिस्टम है गवर्नर वाला, ये सिस्टम कहां चली जाएगा, गवर्नर जनरल के पास। तो प्रांतों की जगह क्या हो जाएगा, केंद्र। इसका मतलब यह हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था असफल हो गई। तो असफल हुई तो इसके लिए जांच की गई। क्या की गई, जांच। और जो जांच अधिकारी हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर मूडीमैन। यानी द्वैध शासन व्यवस्था की असफलता की जो जांच करेंगे, जांचकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर मूडीमैन। क्लियर समझ में। तो पहला नंबर पॉइंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। नंबर 2, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। लंबा चलेगा दोस्तों 1919 का अधिनियम, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा ही मित्रों, यहां से सवाल बनेगा ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दिखाई देगा उसको प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाले जितने वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और बड़े स्तर पे काम हम लोग करेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले। आप सब्सक्राइब करेंगे तो अपना परिवार बढ़ेगा, हमारे जो काम करने की क्षमता है उसमें और वृद्धि होगी, हम उत्साहित होकर काम करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें।
पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूले। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं दोस्तों, आप मर गए के जो कमेंट नहीं कर पाते। आप लोग कमेंट करें, अच्छी बात तो अच्छा ही बताएं, बुरी बात तो बुरा ही बताएं, ताकि हम लोग सुधार कर सके। देखिए 2 पॉइंट हम समझ चुके हैं, पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 मैं लिख रहा हूं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ध्यान रखना, जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या विधानमंडल की हम बात करें तो दोस्तों ये जो 1919 का जो अधिनियम है, 1919 के अधिनियम के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाएगी। आप लिख सकते हो यहां विधायिका। देखिए इसका मतलब 2 सदन हमारे पास यहां बनेंगे। कितने सदन? 2 सदन। तो 2 सदनों में हम बात करें, नंबर 1 उच्च सदन और नंबर 2 निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन की बात करें तो हमारे पास में उच्च सदन होगा, वे होगा राज्य परिषद। क्या होगा? राज्य परिषद। और हमारे पास निम्न सदन होगा, वे होगा विधानसभा। यहां से बढ़िया सवाल बन सकते हैं 1919 के अधिनियम को लेकर कि निम्न में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। ध्यान रखना, एक तो द्विविध शासन व्यवस्था, एक द्विसदनात्मक विधायिका, यानी 2 सदन है। उच्च सदन का नाम राज्य परिषद होगा और निम्न सदन का नाम क्या होगा? विधानसभा। यह भी आपको आना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप बराबर लेते रहें। चले देखिए पॉइंट नंबर 4, इसमें जो प्रावधान किया गया वे है नरेंद्र मंडल 1921। इसको समझे आप लोग। देखिए इसमें जो देशी भारत है, देशी भारत के लिए भी प्रावधान किए गए और देशी भारत के लिए यह प्रावधान किया गया कि उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन समस्याओं पर बातचीत करने के लिए, यानी उन समस्याओं को सुलझाए, उन समस्याओं पर बातचीत करें, उसके लिए एक मंडल की स्थापना की गई जिसे कहते हैं नरेंद्र मंडल। यह भी आप ध्यान रखें, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग। बहुत अच्छा सवाल बनेगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग। दोस्तों फिर आपसे निवेदन कर दूं कि सवाल बनेगा ही, और सवाल बहुत गजब का सवाल बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो कि 1919 के अधिनियम के तहत नहीं किया गया? या सीधा कह देगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग। दोस्तों ध्यान रखना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यहां मैं आपको 2-3 बातें और स्पष्ट कर दूं। देखिए एक शब्द है हमारे पास में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये एक शब्द है। एक है संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। और अब हमारे पास में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों यहां गड़बड़ करेंगे, 100% गड़बड़ करेंगे। आप समझ लें कि हमारे पास एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, एक संघीय लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग है, और एक संघ लोक सेवा आयोग है। इसे हम यूपीएससी बोलते हैं, जो आज भी है। स्टूडेंट गलती कहां करेगा? गलती यहां करेगा वे समझने में भूल करेगा। आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया? आपसे पूछेगा संघीय लोक सेवा आयोग। देखो शब्दों में अंतर आ रहा है। ऊपर है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, नीचे है संघीय लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, और लास्ट में लिखा है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग तो आज भी चल रहा है हमारा, इस पर तो बड़े विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे अलग से। आपसे पूछा जाए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, तो ध्यान रखना 1919 के अधिनियम में, और आपसे पूछा जाए संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, तो ध्यान रखना दोस्तों
1935 का अधिनियम। देखिए, शब्दों को आपको बड़ी बारीकी के साथ समझना पड़ेगा मित्रों, बड़ी बारीकी के साथ में कि आपसे पूछा क्या गया है और स्टूडेंट यहीं फंसेगा। तो क्लियर हुआ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया वे 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान जरूर किया जा रहा है, लेकिन वे 1935 के अधिनियम में किया जा रहा है। और एक संघ लोक सेवा आयोग जो आपका आज भी चला आ रहा है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बोल रहा हूं, नंबर 1 पॉइंट उत्तरदायी शासन की स्थापना, नंबर 2 प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, नंबर 3 द्विसदनात्मक विधायिका, नंबर 4 नरेंद्र मंडल और नंबर 5 केंद्रीय लोक सेवा आयोग। क्लियर, चलिए आगे देखिए। भाई सवाल बनेगा यहां से दोस्तों, सवाल बनेगा, आपको गहराई में जाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये नौकरी कोई हमारी विरासतन वारिश नहीं है जो हमारे पे गरज के बरसेगी। दोस्तों, मेहनत करके इसे लाना पड़ेगा, काफी डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने यदि डीप जाके पढ़ लिया दोस्तों, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। मेहनत जरूर करें। और जो बच्चा मेहनत नहीं कर सकता, मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, हो सकता है आपको बुरा लगूं, आप रायठान के साथ मत जुड़ना, आप अशोक मीणा के साथ नहीं जुड़ना, कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। काफी डीप पे जाना पड़ेगा। अच्छी मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, वे हमें फॉलो करें और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और मैं आपसे वादा के साथ कह सकता हूं, एक आधा एग्जाम होने दो आप लोग, एक आधा पेपर होने दो, और उन पेपरों में सवाल आएंगे। इन वीडियो को रोक रोक के आप देख लेना, आपको सभी सवाल वहां मिलेंगे। ये ध्यान रखें आप लोग। तो अपने जितने मित्रों को आप लोग इसको भेज सकें, वीडियो को वहां तक भेजें, चैनल का प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारा कोई भाई बहन इससे दूर न रहे। ठीक है, चलें आगे। आगे हम लोग बात करें, शायद पॉइंट नंबर 6 होना चाहिए, महिलाओं को मताधिकार। महिलाओं को मताधिकार, अच्छा सवाल बनेगा आपसे दोस्तों। यह पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया। उस जमाने में ये कहें हम लोग कि मताधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त थे, बहुत कम लोगों को, 2-4% जनता थी जिनको मताधिकार प्राप्त थे। क्योंकि मताधिकार, जैसे आज हम लोग बात करें, सबको मताधिकार का प्राप्त अधिकार है, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन उस जमाने में इनका जो मापदंड थे वे अलग थे कि इतनी बीघा जमीन होना चाहिए, इतना वे होना चाहिए, उसके आधार पर मताधिकार मिलते थे। ध्यान रखना, महिलाओं को जो मताधिकार दिया गया था, तो महिलाओं को मताधिकार इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया है। देखिए अगला पॉइंट देखें, हमने 1909 का जो अधिनियम है, कौन सा दोस्तों? 1909 का अधिनियम है, उसमें अपन ने एक बात पढ़ी थी। बात ये पढ़ी थी कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्था, उस सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था में यह पढ़ा था कि 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की वैधानिक शुरुआत हुई, कानूनी शुरुआत हुई, और इसे जो लागू किया गया वे केवल मुसलमानों पर किया गया। किन पर लागू किया गया दोस्तों? केवल मुसलमानों पर लागू किया गया। लेकिन 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, उस 1919 के अधिनियम में इस सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का दोस्तों क्या किया गया? विस्तार किया गया। क्या किया गया? विस्तार किया गया। विस्तार किस प्रकार से करते हैं? देखिए, मुसलमानों पर पहले से लागू है, अब हम देखेंगे यहां किन किन पे और लागू किया गया। आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, नंबर 2 भारतीय ईसाई, नंबर 3 यूरोपियन, यूरोपियन, और नंबर 4 सिख। यानी 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था केवल मुसलमानों पर, और 1919 के अधिनियम की हम बात करें तो इसका विस्तार किया गया, यानी आंग्ल भारतीयों पर,
भारतीय ईसाइयों पर, यूरोपियन पर और सिखों पर भी इसे लागू किया गया। अब मुझे लगता है कि आपको यह समझाने की जरूरत है कि आंग्ल भारतीय कौन है, क्योंकि एंग्लो इंडियन हमें कई बार पढ़ने को मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग यही जान लें कि एंग्लो इंडियन कौन थे, यानी आंग्ल भारतीय कौन थे। देखो, आंग्ल भारतीय वे लोग होते हैं दोस्तों, इनकी जो माँ है वे माँ भारतीय हो, लेकिन उनके या तो पिता या उनके दादा यानी विदेशी हो, अंग्रेज हो। तो ये ध्यान रखें आप लोग, जिनकी माँ भारतीय हो और कि उनके दादा या पिता अंग्रेज हो, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं, आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो कहने का मतलब, महिलाओं को मताधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, और जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जो कि 1909 के अधिनियम में शुरू की गई थी, उस सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का वहां तो मुसलमानों पर ही था, लेकिन यहां इसका विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, मैंने पार्ट नंबर 1 पर समझा दिया है, फिर दोबारा समझा दूं कि एक निश्चित एरिया के अंदर एक निश्चित समुदाय, उस समुदाय के द्वारा ही मतदान दिया जाता है, यानी सब लोग मतदान नहीं करेंगे। जिस जाति पर इसे अप्लाई किया गया, केवल उसी जाति के लोग मतदान करेंगे। तो ये रिजर्वेशन से अलग है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। एकदम क्लियर हुआ? बताइए कोई समस्या हो तो। स्क्रीनशॉट आप बराबर लेते रहें, स्क्रीनशॉट बराबर लेते रहें। तो दोस्तों कितने प्रावधान हो गए? 7। फिर रिपीट कर दूं। नंबर 1 उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, नंबर 2 प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, नंबर 3 द्विसदनात्मक विधायिका। आगे हम लोग चलें तो आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग, महिलाओं को मताधिकार, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत। क्लियर? आगे चलते हैं। 1919 के अधिनियम का लास्ट पॉइंट, 1919 के अधिनियम का अंतिम पॉइंट देखिए। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना? अरे नेताओं बता दिया करो, तुम लोग कमेंट करके जरूर बता दें। समझ में आ रहा हो तो भी बता दें, और नहीं आ रहा हो तो भी बता दें आप लोग, है ना। और आप लोग समझने का प्रयास करें इससे। हम लोग कोचिंग में पैसा दे के पढ़ते हैं, तो वहां कुछ समझ में नहीं आता तो भी हम समझने का प्रयास करते हैं, और तब यहां हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा तो समझ में आ रहा है तो भी हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों समझने का प्रयास करें, धैर्य रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़े। बार बार कह रहा हूं, कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, मेहनत करनी है आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत मेहनत करनी है। चलिए आगे देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अंतिम पॉइंट की। इसमें एक प्रावधान किया गया, एक प्रावधान किया गया, और यह प्रावधान किया गया कि ये जो अधिनियम है, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम की 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद हम जांच करवाएंगे, यानी एक जांच आयोग आएगा, एक वैधानिक आयोग आएगा। ये इसमें प्रावधान किया गया कि हम लोग 10 साल बाद जांच करवा लेंगे, और यदि कोई कमी रह गई हो और उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो फिर हम लोग वापिस सुधार कर लेंगे। ऐसा आश्वासन हमारे भारतीयों को दिया गया था। हमारे भारतीयों ने सोचा कोई बात नहीं, आप इस अधिनियम को लागू कीजिए, और 10 साल बाद में अगर कोई कमी आएगी तो आप बातचीत कर लेना, और बातचीत करके हम इसमें सुधार कर लेंगे। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। दोस्तों क्या होता है, देखिए कि ये जो अधिनियम है 1919 का अधिनियम, तो 10 साल होते हैं 1929 में। लेकिन इंग्लैंड में स्थिति थोड़ी अलग हो गई, चुनाव थे, तो हुआ क्या, इन्होंने समय से 1 वर्ष पहले, समय से 1 वर्ष पहले बात है आपके, ये कहूं आप लोगों से कि 1927 में आपके, ये माने शायद नवंबर का महीना होना चाहिए, 1927 में 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 में एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे सर साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को क्या नाम दिया गया है? साइमन कमीशन। दोस्तों क्या नाम दिया है? साइमन कमीशन।
क्लियर हुआ? यानी साइमन कमीशन है, ये इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए इस प्रावधान के तहत भारत आएंगे। साइमन कमीशन आयोग का जो गठन किया जाएगा वे 8 नवंबर 1927 में किया जाएगा। पहले तो ये समझ लें। हाँ, ये जो भारत आएगा ये आयोग, तो ध्यान रखना 3 फरवरी को आएगा, 3 फरवरी 1928। कितने फरवरी? 3 फरवरी 1928। दोनों तिथियों को समझ लें आप लोग। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हो रहा है और 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन बंबई पहुंच रहा है। बंबई पहुंचा यानी भारत पहुंचा। क्लियर, समझ में आ गया? अब क्या था कि ये जो साइमन कमीशन है दोस्तों, कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। एक तो आपकी जानकारी में ये आ गया है कि ये जो साइमन कमीशन है, ये साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ। बहुत अच्छी तरीके से आप सामने देखें। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ, साइमन कमीशन के जो गठन का प्रावधान किया गया, वे जो 1919 का अधिनियम है, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए यह आयोग आएगा। लेकिन इस आयोग का विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया कि ये जो आयोग है साइमन कमीशन, इसमें दोस्तों एक तो होगा अध्यक्ष, क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और दूसरे जो नाम है प्लस में इसमें 6 सदस्य होंगे। यानी कितना सदस्य आयोग हो गया? 7 सदस्यीय आयोग। दोस्तों कितना सदस्य? 7 सदस्य। लेकिन ये विडंबना थी कि 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। यानी हमें ये उम्मीद थी कि इसमें भारतीय होंगे और भारतीय अपना पक्ष रखेगा, लेकिन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। तो दोस्तों इसका क्या होगा? विरोध होगा। विरोध होगा कि नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप कानून भारत के लिए बनाएंगे, लेकिन आपने जो आयोग बुलाया है, आयोग तो बुला लिया है, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं है। इसलिए ये जो आयोग है साइमन कमीशन, इसमें तो पूरे गोरे लोग हैं, इसलिए इस आयोग को क्या कहेंगे? श्वेत आयोग। यानी अंग्रेज लोग हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्वेत आयोग भी कहते हैं। आयोग भारत नहीं आया। भारत आने से पहले यानी 8 नवंबर 1927 में जैसे ही साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई, गठन हुआ, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन दोस्तों बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, हर शब्द को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका सवाल बचेगा। और आरएएस प्री और मेंस के लिए तो बहुत विस्तार से ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तो आरएएस में बहुत लंबा सिलेबस होता है ये, और आपके टीचर लाइन में भी यहां से पॉइंट बनते हैं। बाकी एसएससी रेलवे में दोस्तों 100% यहां से सवाल आते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का। यही पार्ट है जो आपको प्लस पॉइंट देते हैं। बाकी तो पढ़ते रहो आप, संसद, राष्ट्रपति, कोचिंगों में पढ़ते रहो, यूट्यूब चैनल पे पढ़ते रहो। अरे कुछ नया पढ़ने का प्रयास करो, कुछ नया पढ़ो जिससे हमें अंक मिले। दोस्तों परंपरागत चीजें पढ़ें आप लोग, लेकिन नया करने का भी आप लोग प्रयास करें। देखिए कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, और यह अधिवेशन भी 1927 का था, क्योंकि नवंबर में गठन हुआ है और लगभग जो अधिवेशन होता था दिसंबर के महीने में होता था। मद्रास अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, यहाँ पे अध्यक्षता, तो दोस्तों ये अध्यक्षता की थी एमएन अंसारी ने। तो एमएन अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की, और ध्यान रखना इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आयोग का क्या किया? विरोध किया। बहुत गजब का सवाल बन सकता है कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन है, उस साइमन कमीशन का कांग्रेस ने विरोध किया, और वे विरोध किस अधिवेशन में किया? तो आप बता देंगे मद्रास अधिवेशन में किया, और मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वे एमएन अंसारी ने की। क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन फिर भी ये आयोग भारत आया। समझे दोस्तों? फिर भी ये आयोग भारत आया। देखिए मैंने यहां लिखा है कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। दोस्तों मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं एग्जामिनर आपसे आने वाले समय में ये ना पूछ ले आपसे कि निम्न में से कौन साइमन आयोग का सदस्य नहीं था। तो मेरा मन तो ये कर रहा है कि आपको साइमन आयोग के जो 7 सदस्य हैं, एक तो
जॉन साइमन हो ही गया, और 6 सदस्य हैं दोस्तों, 6 सदस्यों का भी आपको नाम आना चाहिए। मैं आपको याद करवा दूंगा, चिंता ना करें। देखिए अध्यक्ष तो हमारे पास में साइमन हो ही गया। अब हमारे पास में कितने सदस्य आएंगे? 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। दिखा दे रहा ना, 6 तक 6 हो गए। अब 6 में हम लोग बात करें, देखो नंबर 1 CR इटली, नंबर 2 GR, ऊपर CR है और नीचे GR है, ध्यान रखना लेन फॉक्स, मैं याद करवा दूंगा, चिंता ना करें। ये हमारे पास हो गए। तीसरा हम लोग बात करें तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा वर्नन हार्मशान, ये हमारे पास आ गया। नंबर 4 की हम लोग बात करें तो 4 हमारे पास आ जाएगा एडवर्ड के डागान, एडवर्ड के डागान, ये नंबर कौन हो गए? 4। नंबर 5 की हम बात करें हेम अर्ल, हेम अर्ल कोना, और हमारे पास में 6 की हम लोग बात करें तो हमारे पास में लॉर्ड बरन। दोस्तों ये लिख दिए मैंने 6। अब ऐसे हम लोग फैक्ट लिखते हैं तो स्टूडेंट बड़ा करता है, सर आप लोग याद है और ये लिख दिया। अरे दोस्तों ये हम लोग रट के आते हैं, रटा हुआ है सब कुछ, उसे फेंक रहे हैं। आपको याद कैसे करना है मैं थोड़ा तरीका बता देता हूं, क्योंकि ऐसा याद करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं आपको तरीका समझा देता हूं। देखो लास्ट वाले शब्द को पकड़ना है, फिर समझ ले साइमन कमीशन इसके अध्यक्ष होंगे और 6 अन्य सदस्य हैं जो मैंने लिखे हैं। सवाल ये था कि हमसे ये सवाल ना पूछ ले निम्न में से कौन साइमन आयोग के सदस्य नहीं थे, उस डर की वजह से हमें यह पढ़ना पड़ रहा है। देखिए एटली लैनफॉक्स, एटली लैनफॉक्स, हार्मशान, हारमशान डागान के कोना में बरन बरन करता है। कहा? डागान के कोना में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? बरन बरन कर रहा है। कौन कर रहा है? इटली के लैनफॉक्स हारमशान, इटली के लैनफॉक्स हारमशान कहां? डागान के किस में बैठा है? कोना में बैठा है और क्या कर रहा है? बरन बरन कर रहा है। जब लास्ट वाले शब्द याद हो जाएंगे तो दोस्तों पहले वाले शब्दों में कोई समस्या नहीं आएगी। पहले में CR है, नीचे वाले में GR है, तो पहले वाला याद नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले से हम लोग पकड़ लेंगे, नाम मोटा मोटा याद हो जाएगा हमारे। तो आप ध्यान रखें इटली के लैनफॉक्स कहां? हारमशान, यानी इटली के लैनफॉक्स हारमशान डागन के कोना में बैठा बैठा क्या कर रहा है? बरन बरन कर रहा है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचा, लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, साइमन कमीशन वापिस जाओ, साइमन कमीशन वापिस जाओ। और दोस्तों आपको पता है कि इसी प्रयास में जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों का शिकार हो गए थे और उनका निधन हो गया था। तो ये इसी प्रयास में लाला लाजपत राय का निधन हुआ था। तो एकदम क्लियर हो गया कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, साइमन कमीशन में कौन सदस्य थे, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। अब दोस्तों ये जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन का एक तरफ विरोध हो रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था उसकी मैं बात करता हूं। इसमें मेरे मित्रों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको एक एक चीज क्लियर कहिए, फिर मैं कर देता हूं कि प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में कि एक जांच आयोग आएगा और वे जांच आयोग साइमन कमीशन आएगा। 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ, 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। मद्रास अधिवेशन में 1927 में यानी जैसे गठन हुआ तो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था, उस मद्रास अधिवेशन में इसका विरोध किया गया था। और मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वे किसने की थी? MN अंसारी ने की थी। यह आयोग एक अध्यक्ष और कुल 6 सदस्य, कितने 7 सदस्यीय आयोग था, लेकिन दोस्तों इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और एक भी भारतीय नहीं था, इसी कारण से हमने इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। 7 सदस्य यानी एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों का नाम हमने लिखे हैं। लाला लाजपत राय का इसी विरोध में निधन हो गया था। अब दोस्तों हम तब ये विरोध कर रहे हैं तो अंग्रेजों ने हमसे एक बात कही थी। वे क्या बात कही थी उसे मैं क्लियर करता हूं। देखिए गजब के सवाल बनेंगे दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रहा है?
तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों। जितना शेयर करेंगे, मेरा पक्का वादा है, जिस दिन जितने शेयर करेंगे, जिस दिन जितने सब्सक्राइबर आएंगे, यानी अधिक सब्सक्राइब और अधिक शेयर होंगे दोस्तों, हौसला बढ़ेगा और उसी दिन मैं आपको बहुत अच्छा पार्ट दूंगा, यानी और मेहनत के साथ आपके पास पार्ट पहुंचाऊंगा दोस्तों। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, गर्मी काफी है भाई। तो ये हम लोग देखें तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय विरोध कर रहे हैं कि एक भी भारतीय नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि भारतीयों को तो कानून बनाना आता ही नहीं है। भारतीय समझते क्या है, भारतीयों को संविधान बनाना ही नहीं आता है, इसलिए भारतीयों को हम शामिल क्या करें, और उसी बात पर मैं चर्चा कर रहा हूं। देखो, एक हमारे पास में सचिव की बात करें तो बर्केनहेड एक सचिव थे। इन्होंने एक चुनौती दी भारतीयों को, बहुत गजब के सवाल बनेंगे। एक चुनौती दी कि भारतीय हैं, ये सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, यानी संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, क्या हम इन्हें शामिल करें। दोस्तों, इस चुनौती को जो स्वीकार किया था वे मोतीलाल नेहरू ने किया। मोतीलाल नेहरू, देखिए दोस्तों क्या होता है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करके एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और यह कहा कि हम बताएंगे आपको संविधान बना के। और इस मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कमेटी गठन हुआ, उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की अगस्त का महीना था, अगस्त 1928 में। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों, समझ में आ गया कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। फिर समझ ले आप लोग कि मोतीलाल नेहरू ने उस चुनौती को स्वीकार किया, 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? अगस्त 1928 में। और अगस्त 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। 10 अगस्त का समय था। दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल यहां से बनेगा कि भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के संदर्भ में किसी भारतीय द्वारा किया गया, उठाया गया अगर कोई पहला कदम था तो दोस्तों वे नेहरू रिपोर्ट थी। क्या थी? नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध मार्च 1929 में, बहुत अच्छे सवाल बन रहे हैं, मार्च 1929 में जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्रीय मांग, कितनी सूत्रीय मांग? 14 सूत्रीय मांग रखी। तो यहां इसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे, तब अगस्त प्रस्ताव और ये हम लोग पढ़ेंगे। तब ध्यान रखना, मार्च 1929 में जो एक रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आएगी, उसके विरुद्ध मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी जो प्रस्तुत की रिपोर्ट, जिसे हम लोग 14 सूत्रीय मांग कहते हैं, वे मांग रखी। कब रखी? मार्च 1929 में रखी। समझ में आ गया? देखिए, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया था कि आप एक अधिराज्य मतलब डोमिनियन स्टेट्स, यानी नेहरू रिपोर्ट में जो बात की गई दोस्तों, वे एक अधिराज्य की बात की गई, यानी डोमिनियन स्टेट की बात की गई। यानी हमें यह है कि भारत के अंदर क्या होगा ये हमें तय कर लेने दीजिए, क्या होगा, कैसे होगा, बाकी आप शासन करते रहिए, हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट्स, ये था। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, ये बात है 1928 की। लेकिन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत गजब के पॉइंट आ रहे हैं, समझिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहां हमने अधिराज्य की बात की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन होगा, लाहौर अधिवेशन। दोस्तों क्या होगा? लाहौर अधिवेशन। कब होगा? 1929 में। यहां जो मांग रखी, इस मांग से कांग्रेस बदल जाएगी
और यहां कहेगी नहीं, हमें अधिराज नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। ध्यान रखना, दोबारा फिर समझा रहा हूं कि यहां हम अधिराज की बात कर रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस को 1929 में, इसमें ये बात कह रहे हैं कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए, यानी पूर्ण रूप से हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता, हमें अधिराज नहीं चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, इसी संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष आने वाली 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान देना, निर्णय लिया कि आने वाले प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आप लोग पढ़ते हो ना कि हमारा भारत का संविधान है वे 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, लेकिन इसे हमें लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि एक ऐतिहासिक तिथि जिस पर हमने स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे, वे ऐतिहासिक तिथि 26 जनवरी थी। इसीलिए 26 जनवरी के दिन हमें भारतीय संविधान को लागू करना था, और संविधान बनने के बावजूद हमने 2 महीने तक इंतजार किया था। दोस्तों वही है ये, यानी आने वाले प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हमारे पास 1929 का समय है, अगली वर्ष 26 जनवरी आएगी, तो 26 जनवरी 1930 को आएगी। तो हमने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को, और फिर प्रतिवर्ष आने वाली 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इस 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व रखने के लिए ही हमने भारत का जो संविधान था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। समझ में आ गया? यानी यहां हमने अधिराज की मांग की, यहां हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार से अंग्रेजों की जो चुनौतियां हैं उनको हमने स्वीकार किया और ये साबित कर दिया कि हम भारतीय हैं, वे भारतीय संविधान बनाने में सक्षम हैं। इस प्रकार से यहां नेहरू ने ब्लूप्रिंट तैयार किया। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए, वापिस समझाते हैं साइमन कमीशन पर। अब आएगा दोस्तों मजा। देखिए, साइमन कमीशन पर हम पहुंचे, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, साइमन कमीशन फिर वापस नहीं गया। जून 1930 ईस्वी में इन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश की, और ब्रिटिश संसद अब एक नया कानून बनाएगी, और नया कानून बनाने के लिए भारतीयों को भी राजी करना बहुत जरूरी है, भारतीयों को भी राजी करना बहुत जरूरी है। तो अब नए अधिनियम बनाने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए दोस्तों एक वार्ता होगी, राउंड टेबल पर वार्ता होगी, गोल मेज पर वार्ता होगी। दोस्तों अब क्या आ गए हमारे गोल मेज सम्मेलन, और इन्हीं गोल मेज सम्मेलन के बाद में हमारा बनेगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। क्या बनेगा? भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से लेते रहे। हम लोग ये पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन, यही पढ़ रहे हैं। साइमन कमीशन का विरोध हुआ, साइमन कमीशन वापस नहीं गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जून 1930 में। जून 1930 में साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन, उसने अपनी रिपोर्ट है वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। और अब हमें एक नया कानून बनाना है अंग्रेजों को भारत को चलाने के लिए। दोस्तों आज आपको ये पता लग जाएगा कि साइमन कमीशन क्यों आया। साइमन कमीशन क्यों आया ये तो पता लग ही चुका है, 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया। लेकिन आज ये भी पता लग जाएगा गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए। देखिए, अब हमें क्या करना था कि साइमन आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, अब भारतीयों को भी हमें राजी करना है, इसलिए उनसे वार्ता करना जरूरी है क्योंकि भारत पर ये कानून बनेगा। तो दोस्तों आपको सब जानकारी में है, 1930, 1931 और 1932 में इंग्लैंड में 3 राउंड टेबल हुई, यानी 3 गोल मेज पर वार्ता हुई, जिन्हें इतिहास में कहते हैं 3 गोल मेज सम्मेलन। और 3 गोल मेज सम्मेलन क्या थे, इसकी स्थिति तो हम लोग कभी इतिहास पढ़ेंगे, साल 2 साल में भारत का इतिहास का नंबर आएगा, तब हम लोग देखेंगे उसको कितना टाइम लगता है, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत पार्ट कवर करूंगा। तब कभी भारत का आधुनिक इतिहास मैंने पढ़ाया तो वहां मैं इनकी बात करूंगा। तो 3 गोल में सम्मेलन हुए दोस्तों।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। यानी वे कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, खुद के खर्चे पर वहां गए थे। और महात्मा गांधी ने जो भाग लिया वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विवाद हो गया, वापस आ गए। हम लोग ये बात कर रहे हैं इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद में एक नया कानून बनाना है भारत देश के लिए। तो दोस्तों, इन गोलमेज सम्मेलनों पे जो चर्चा हुई उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे कहते हैं श्वेत पत्र। क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। और ये श्वेत पत्र 1933 में प्रकाशित हुआ। इस श्वेत पत्र की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया और वे कमेटी का गठन किया वे लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। और इसके बाद इन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। कहां रखा गया? ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। और ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में इसे पारित कर दिया। और दोस्तों, इसे पारित कर दिया तो यही जो कानून था, यही जो अधिनियम था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा। अधिनियम क्या बनेगा? 1935। एकदम क्लियर हो गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस प्रकार से बनेगा। आपके सामने है, गोलमेज सम्मेलन वार्ता होगी, एक रिपोर्ट निकलेगी, एक श्वेत पत्र बनेगा और लिन लिथगो की अध्यक्षता में उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद में फाइनल रिपोर्ट है, उसे ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा उसे पारित कर दिया जाएगा और यही अधिनियम बनेगा भारत शासन अधिनियम 1935। और दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 की मैं बात करूंगा अगले पार्ट में और बहुत इसे बड़े स्तर पे पढ़ाऊंगा। देखिए, आप लोग लगभग 1 घंटा कि आपका 1919 का अधिनियम ले गया दोस्तों, हम 5 मिनट में 1919 का अधिनियम पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसे कभी भी हमें नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों, कभी भी हमें इस प्रकार से नौकरी नहीं मिलेगी। हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है, दोस्तों। नशा किताबों का करिए, आपको शिक्षा भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। यानी ये नशा है, वे नशा किताबों का कीजिए, आपको दोस्तों शिक्षा भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। तो बहुत गहराई में जाए और काफी मेहनत करें, बहुत मेहनत करें दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अपना राजस्थान परिवार आगे बढ़े। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद और जो प्यार प्रेम आपका मिल रहा है ये बनाए रखें। आप सभी को एक बार पुनः अशोक कुमार मीणा की तरफ से नमस्कार, राम राम साहब।